स्वागत है आपका डायलॉगस में। मैं हूं शंकर अनिमेश। बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की, और बिहार चुनाव में जिस तरह से छठ की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि आज छठ का मुख्य पर्व यानी कि शाम का अर्घ्य है, और कल कल सुबह का अर्घ्य होगा। लेकिन छठ की राजनीति में जो नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, वो छठी महिलाएं हैं। और इससे पहले आपने ये भी देखा होगा कि कल खैरना के दिन किस तरह से नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर अचानक पहुंचे उस खैरना का प्रसाद खाने के लिए। तो छठ की पॉलिटिक्स क्या है, और छठी महिलाएं जो हैं वो किसको वोट करेंगी, ये समझते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है कॉलेज में है। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो छठ की पॉलिटिक्स है इस बार, वो किस तरह से दिख रही है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में कल तक तो ये कहा जा रहा था कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के मंच पे पैर छुआ, उसके बाद नीतीश कुमार जिनके खुद के घर में छठ होता है, वो चिराग पासवान के घर में खैरना का प्रसाद खाने गए। तो क्या वोट ट्रांसफर की प्रॉब्लम दिख रही है जिसके कारण ये सिंबॉलिक गेस्चर अपनाए जा रहे हैं? देखिए इस बार का जो छठ है दोनों नेताओं के लिए और विपक्ष के नेताओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। छठ में माइग्रेटरी जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी मात्रा में बिहार पहुंचता है। मैं भी कल दिल्ली से आया हूँ, आज मॉर्निंग पहुंचा हूँ। लेकिन एक बड़ी विचित्र चीज मुझे दिखलाई दी कि ट्रेनों में जितनी भीड़ होनी चाहिए उसका बिल्कुल भी भीड़ नहीं था वहाँ। और लाइन लगा करके जितने भी बिहार से, खासकर दिल्ली से जो लोग लौट रहे थे, बिहारीज को बैठाया जा रहा था। और जो वेटिंग लिस्ट या और जो भीड़ जो चढ़ जाती थी वो नहीं चढ़ी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्हें रोकने का काम किया जा रहा है। मैं आपके या फिर या फिर इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इस बार जिसको कहते हैं कि रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव में पूरे देश भर की जो ट्रेनें हैं उसको बिहार डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि अगर बिहार की माइग्रेंट पॉपुलेशन अच्छे ढंग से नहीं पहुंची बिहार में तो उसका बैकलिश झेलना पड़ सकता है। इसलिए सारी ट्रेन से लोग पहले ही पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से वो भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही है। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था। मैं और गहराई से बात जो मुझे कल मालूम चली है हम्म, वो ये है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई थी एनडीए ने। और हम्म, वो स्ट्रैटेजी ये थी कि ये एक्चुअली ये जो माइग्रेशन का जो मुद्दा खड़ा किया हुआ है, ये हम्म, प्रशांत किशोर जी का मुद्दा है। बिल्कुल। और ये जो है इन्होंने ये वादा किया था कि इस बार अगर आप छठ में आते हैं तो फिर वापस लौट कर जाना नहीं पड़ेगा। हम आपके जो रोजगार का जुगाड़ जो है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम्म, हम कर देंगे। और ये जो 10-12 हजार के लिए, 15 हजार के लिए आप लोग बिहार छोड़ के जाते हैं, तो इसको लेकर के काफी उत्साह था। क्योंकि ये जो तबका है, जो छठ जनरली इलिट क्लास का ये फेस्टिवल नहीं है, ये नहीं है। मासेस का है। और ये इसको जो मनाते हैं वो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं। इसको आप कह सकते हैं कि मिडिल, लोअर मिडिल और लोअर स्ट्राटा के लोग मनाते हैं। तो हम्म, उन्हें एक अच्छी खासी आशा जगी और वो आना चाह रहे थे। इसको लेकर के जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी प्लानिंग, जहाँ 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 बिहारीज हैं वहां से ये लोग आए और छठ के बहाने बिहार लौटे और यहाँ पर इलेक्शन में भाग लें। और जाहिर सी बात है, ये चाहते थे कि एनडीए में इनको वोट मिले। हम्म, लेकिन उन लोगों का भी कुछ आंतरिक सर्वे हुआ है एनडीए वालों का, इंक्लूडिंग मतलब सारे घटक का, तो मेजर बीजेपी का होता है। उनमें उसमें उन्हें पता चला ये पहुंचेंगे तो जरूर, लेकिन इनका जो वोट ट्रांसफर है वो ज्यादा हो सकता है आरजेडी या प्रशांत किशोर की तरफ। तो वैसी स्थिति में दे लॉस्ट इंटरेस्ट बाद में। और फिर उन्होंने जो वादा किया था कि हम आपको बिहार ले जाएंगे सारी सुख सुविधाओं के साथ, और काफी खाते पिलाते ले जाएंगे, उन्होंने अचानक छोड़ दिया। इसका हम्म, नतीजा हुआ कि जो लोग उनके भरोसे बैठे हुए थे वहां पर, वो लोग अब बिहार या तो नहीं आ पा रहे हैं, या अब प्लस रेलवे ने भी टाइट किया कि जिनका ये रिजर्वेशन नहीं है उन्हें किसी भी तरीके से, ये मैंने अपने आंखों से देखा है कल रेलवे स्टेशन पर दिल्ली में। हम्म, तो हम्म। इस स्थिति में इन्हें लग रहा है कि ये जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो है वो जो कहीं ना प्रशांत किशोर का जो वोटर है या फिर आरजेडी का वोटर है, जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोटर है, इसको रोका जाए। हाँ, इसको रोकना चाहेंगे।
तो ये तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, जहां तक आप ये कह रहे हैं, अभी पिछले जो प्रधानमंत्री आए थे, तो जो मंच पर जो कुछ हुआ सभी लोगों ने देखा। हम्म, और नाम जो कॉल हुआ वो चिराग जी का कॉल हुआ। और हम्म, लेकिन बीच में प्रधानमंत्री जी को इंटरफेयर करना पड़ा और कहना पड़ा कि उनके इशारे से फिर नीतीश मुख्यमंत्री कुमार जी को का बुला के। ये कॉल हुआ कि ये बोलेंगे। और लास्टली उन्हें मौका ही नहीं दिया गया, चिराग जी को। तो हम्म, ऐसे स्थिति में जो मतभेद है वो तो दिख रहा है। हम्म, हो सकता है ये भी जो जाना आना जो है खरना के दिन कल जो मुख्यमंत्री का है, ये भी हम्म, हाईली पॉलिटिकल है। ये हम्म, हम नहीं कर सकते इनका मनभेद जो खत्म हो गया होगा। उनको लगा होगा ये लोग तो अच्छे जानकार है, इनको जो है पब्लिक का नब्ज अच्छी तरह पता रहता है। तो इन्हें लगा होगा कि नहीं, अगर जाएंगे तो जो थोड़ा बहुत जो वोट है वो मिल सकता है हमें। जहां तक मुझे जानकारी है हम्म, कि इनके जो कोर वोटर्स हैं जेडीयू के, हम्म। इन्होंने मन बनाया हुआ है पिछले बार का इलेक्शन जो है 2020 का, उसका बदला उसका ले। बदला लेना। जी जी। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए क्या है कि जहां पर एनडीए में जो दूसरे घटक दल हैं, जैसे इवन इंक्लूडिंग बीजेपी, हम्म, उनको ये इन लोगों की प्लानिंग है कि उनको हम वोट ना दें, उसके जगह पर हम आरजेडी को दे दें। तो अंदर अंदर तो वोट शिफ्टिंग का खेल चल रहा है। और जो हल्का फुल्का है हमें दिखलाई दे रहा है, कुछ वोटर्स को भी दिखलाई दे रहा है। तो इस चीज से नकारा नहीं जा सकता है। शुरुआत एनडीए ने बहुत अच्छा किया था। शुरू हम्म, में ऐसा लग रहा था कि सारे जो इनके घटक दल हैं उनके बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है। और जो कुछ भी माहौल खराब दिख रहा था वो दिख रहा था विपक्ष में, एनडीए में। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है इलेक्शन, विपक्ष का जो आपसी फूट है वो एक तरह से यूनिटी में कन्वर्ट होता दिख रहा है। और हम्म। ये जो अब एक सवाल और, एक ही जो छठी महिलाएं हैं, जो छठ का पूजा करती हैं, वो जो कोर वोटर है वो तो नीतीश कुमार का वोटर है। जी उसमें तो कोई डेंट नहीं लग रहा। उसमें तेजस्वी यादव का ट्रैक्शन कम क्यों है? जो महिलाएं हैं, छठी महिलाएं हैं जो छठ का व्रत कर रही हैं, या फिर ओवरऑल जो वुमेन सेगमेंट है, वहां पे तेजस्वी यादव का ट्रैक्शन कम क्यों है? हाँ, ये आपने शुरू में ये पूछा था, मैं उस पर आ ही रहा था। हम्म, खैर, दोबारा याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ये जो देखिए, इलेक्शन के पहले जैसे कि मैंने लास्ट जो आपका जो डिस्कशन हुआ था, जी। बात उभर करके आई थी, जो फ्री बीस की बात आई थी। सोशल सिक्योरिटी के बहुत सारे जो ये योजनाएं हैं वो हम्म, बहुत तेजी से बांटे गए, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में बांटे गए। तो हम्म, ये जो है उसमें ज्यादा लाभान्वित मुझे लग रहा है कि महिलाएं हैं। हम्म, महिलाएं इसके पहले वाले इलेक्शन में भी एनडीए को उन्होंने अच्छा खासा वोट दिया था। तो हम्म, वो ट्रेंड तो बरकरार रहेगा। हम्म, जो मुझे अभी तक दिख रहा है, आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है और बहुत तेजी से सर्कमस्टांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि वो वोटर जो है वो एनडीए को जाएगा, हो सकता है। क्योंकि ये देखिए, इधर से भी घोषणाएं हुई हैं, विपक्ष की तरफ से भी बिल्कुल। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं कि नौकरियां जो स्थायी कर दी जाएंगी। लेकिन देखिए, दोनों की घोषणाओं में अंतर है। अंतर हम्म, यह है कि इधर जो घोषणा हो रही है एनडीए की तरफ से, वो एक परिपक्व नेतृत्व के अंतर्गत है वो। हम्म, और लोगों को लग रहा है कि सचमुच में ये फायदे मिल रहे हैं। हम्म, और विपक्ष की तरफ से चाहे प्रशांत जी करें या आपके क्या कहते हैं तेजस्वी जी करें, तो ये उस पर क्रेडिबिलिटी नहीं बन पा रही है। लोगों को लग रहा है कि जो सामने मिल रहा है वो ज्यादा सही है, और जो वादे हो रहे हैं वो पता नहीं भविष्य में पूरे हों या ना हो। क्रेडिबिलिटी तो डाउटफुल रही है इनकी। रही है। अब जी। ये बताइए कि अशोक चौधरी के घर पे नीतीश जी खरना का प्रसाद खाने क्यों नहीं गए? देखिए, जैसा कि मीडिया में आया था कि नीतीश कुमार जो है बहुत खफा हैं अशोक चौधरी जी से, बोलचाल बंद है, उनकी एंट्री बंद है। ये सब तो भाई इनके जाने से तो लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ सिचुएशन अगर है भी। अगर ऐसा रहा भी हो सकता है ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए वहां जा रहे हैं। कुछ ना कुछ देखिए, एक माध्यम होता है जिसके द्वारा जो है मिला जाता है, तो उन्हें लग रहा होगा।
ऐसे भी आज के डेट में नीतीश कुमार जी के सराउंडिंग्स में जो नेताओं की कमी हो गई है, एक तरह से हम कह सकते हैं वेटरन नेताओं की कमी हो गई है। जो संजय झा जी के बारे में हम लोग सुन रहे थे, ललन सिंह के बारे में सुन रहे थे, तो आखिर घूम फिर के कहाँ बात बनेगी? वो तो जाना तो पड़ेगा ही। और उसी नीति के अंतर्गत जो है, अब दिक्कत ये है ना कि किसी भी हालत में पूरे, एक होता है ना 12th मैन खेल रहा होता है, लास्ट विकेट गिरना बाकी है, उसमें पूरा जी जान लगा देता है प्लेयर। तो वैसी स्थिति बिहार के इलेक्शंस में हो गई है। कोई पक्ष जो है लूज करना नहीं चाह रहा है, अपना महत्व जो है ये घटता हुआ नहीं देखना चाह रहा। तट की पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब बिहार के दौरे पे आए थे तो उन्होंने खुद सूप लोगों महिलाओं को दिए जिसमें कि छठ की पूजा सामग्री थी। उसके बाद किस तरह से पिछले 2 दिनों में खरना के प्रसाद खाने के लिए तमाम नेता अलग अलग जगहों पे लोगों के घरों में जाकर उन्होंने प्रसाद खाया। और शाम का जो अर्घ है उसमें भी उस पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि छठ की पॉलिटिक्स का सिंबलिज्म का इस्तेमाल करते हुए किसी एनडीए को उसका एज मिल रहा है, या फिर अभी कांटे की टक्कर है, आने वाले दिनों में और मोमेंटम जब गहराएगा तो आरजेडी महागठबंधन भी कहीं ना कहीं एनडीए को टक्कर देता हुआ दिखेगा? देखिए, ये जो पर्व त्योहार जो होता है, ये तो इसका भी लोग पॉलिटिशियंस जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और अभी तो इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, 6 तारीख और 11 तारीख का इलेक्शन है। तो कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि ये जो मौका है उसको गंवाया जा सके। तो सब अपने अपने तरीके से तो लगे हुए हैं। लेकिन इसका कितना इन्फ्लुएंस होता है, ये अभी कुछ समझ पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि कल भी वो आपका ये मॉर्निंग का सूर्योदय का ये क्या कह सकते हैं, पूजा है। और ऐसी बात नहीं है, इसके पहले भी इसी फेस्टिवल के दौरान ही इलेक्शंस हुए हैं। और मेरे ख्याल से अभी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि। एक सवाल इसका जानना चाहूंगा कि जो जेडीयू का कैडर है, जो विमेन वोटर है जो छठ कर रही हैं, उनमें इस बात का एक रिएक्शन है, या फिर हो सकता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया है कि भाई चुनाव के बाद भी वही सीएम होंगे, मैंडेट चाहे जो भी हो, क्योंकि नीतीश कुमार की कोर कंस्टिट्यूंसी विमेन है। कई सारे गांव में महिलाओं से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी डिच करेगी नीतीश कुमार को तो वो कतई बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आपको लगता है कि ये क्लैरिटी आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए, अगर वो क्लैरिटी उन्होंने नहीं बनाई, बार बार ये बात नहीं कही, तो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, जैसे इलेक्शन जब शुरू हुआ था उसमें तो बीजेपी ने कैटेगोरिकली जो है वो स्टैंड लिया था कि हम जो है इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आगे की लाइनें उन्होंने कही नहीं। इसका मतलब संदेश क्लियर था कि आगे पुनर्विचार हो सकता है मुख्यमंत्री के पद के लिए। ये लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, वैसे नेताओं के जो जेडीयू में असंतुष्ट हैं, या कह सकते हैं जैसा कहा जाता है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, वो कि वो बीजेपी के टच में है। खासकर एक दो नाम आते थे, उन्होंने भी खुल करके बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी में जो जो नेता हैं उन्होंने भी कह दिया कि, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आप एक चीज बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा जो कि बिल्कुल सही होने वाला है। अगर कंफर्टेबली, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, अगर कंफर्टेबली अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, तो वैसे स्थिति में ये जो प्री अलायंस है, प्री पोल अलायंस है, वो पोस्ट पोल अलायंस किस रूप में जाएगा। सारी जो घटक दल हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि उनको सीटें कितनी आएंगी। ये 14 तारीख के बाद तय होगा। इसलिए ये निश्चिंत हो जाना, ये दोनों तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफा है, दोनों तरफ है। तो ये पहले से ही लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अगर इतनी संख्या हमारी आ गई, इतनी संख्या हमारी आ गई, तो हम इलेक्शन के बाद भी अलायंस करेंगे। और देखिए, आज के दौर में 90s के बाद, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आइडियोलॉजी जो है पॉलिटिक्स से
खत्म होती जा रही है, और अब तो बिल्कुल चरम पर है, बिल्कुल खत्म होने के दौर। इसलिए वो मायने नहीं रखता कि किसने किस बैनर के तले इलेक्शन लड़ा है। अल्टीमेटली मैटर करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है और कैसे जोर तोड़ से मुख्यमंत्री बनेगा, और उसके बाद वो कैबिनेट जो है अपना बनाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि कुल मिला के कि नीतीश कुमार को माइनस नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री जो है मोटे तौर पे नीतीश कुमार के पास में अगर 25 से ज्यादा सीटें आती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, आधार, मेरा आधार जो बोलने का है वो जी। ये है, मैं ग्राउंड पर देख रहा हूँ। ये कि जो सभाओं में जो भीड़ हो रही है, हम्म। आप नीतीश कुमार की सभाओं का भीड़ का आकलन कीजिए। बीजेपी जो बड़ी घटक दल है एनडीए की, उनकी सभाओं का आकलन कीजिए, और चिराग जी की सभाओं का आकलन कीजिए। आप पाएंगे कि मोरलेस नीतीश कुमार की सभा में महिलाओं की उपस्थिति बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये इसमें ये भरोसा दिलाने में ये कामयाब हो रहे हैं। पहले तो इन्होंने अपने बड़े बड़े पॉलिसीज के माध्यम से तो भरोसा दिलाया है, इनको मौका मिला है, जो मौका कि आपको प्रशांत किशोर जी को नहीं मिला है, और जो हम्म। मौका इनको नहीं मिला है, क्या कहते हैं, आरजेडी के नेताओं को नहीं मिला है। हम्म। तो ये तो तय बात है कि, लेकिन इस पूरे इलेक्शन का एक जो बिल्कुल बड़ा पॉइंट है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम्म। केंद्र में या तो अटैक हो रहा है या उनको लेके पॉलिटिक्स हो रहा है। दोनों हम्म। स्थिति में वो नीतीश कुमार जी हैं। और इस सारा जो ये भी चिंतित है, बीजेपी भी, उनकी उनकी चिंताओं का कारण कुछ और हो सकता है, और विपक्ष भी चिंतित है। तो ऐसे स्थिति में ये तो बड़ा अजीब स्थिति है कि 20 साल कोई व्यक्ति शासन करे और एंटी इनकम्बेंसी ना हो, और उसके इर्द गिर्द राजनीति घूमे। ये तो मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टेट में, इंडिया में इस तरह हुआ है। बिल्कुल। तो संजय जी से दिलचस्प बातें हुई, किस तरह से बिहार में एंटी इनकमेंसी नाम का जो फैक्टर है वो नीतीश कुमार में 20 साल की सत्ता संभालने के बाद भी, उसके बाद भी उतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा तो कई इलाकों में प्रो इनकम्बेंसी है। लोग नीतीश कुमार से ही रिफॉर्म चाहते हैं, नीतीश कुमार से ही बेहतर शासन चाहते हैं। ये एक बड़ी बात है नीतीश कुमार के पक्ष में कि एक व्यक्ति जो 20 सालों से सत्ता में है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह से चुनावी कैंपेन का जो मोमेंटम और जब गहराएगा बढ़ेगा, तो नीतीश कुमार और जिस तरह से आरजेडी वो गेम में वापस आती है, प्रशांत किशोर जो कहीं ना कहीं अपना मोमेंटम खो रहे हैं वो गेम में वापस आते हैं। तो आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए पहले के साथ।